Hi, I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to start like our class 8th physics chemistry, and we are coming up with new chapter, and the sequence of the chapter is 7. Chapter name is coal and petroleum. So in that we have like activity number 1, identifying articles and materials used for various purposes. Hope all the students you have prepared well. One thing I would like to tell about this syllabus, we have done completely 50% syllabus. From now we are moving to next part. Our half reader done successfully completed by the lesson reflection of light at प्लेन सर्फेसेस. हमारी आधी रीडर कंप्लीट हो गई हमारे 6th लेसन से. अभी हम 7th लेसन की तरफ जा रहे हैं. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 7th लेसन का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, इस लेसन में हम कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेसन. ऑल दी किड्स लेट्स लर्न. चलिए थोड़ा सा हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, केस क्रिएट कर लेंगे. ओके, देखिए दीक्षित क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. I think you are comfort in totally Hindi language, so I want to explain this thing more in Hindi. Okay, तो एक लड़की है जिनका नाम है दीक्षित. उन्होंने स्ट्रगलिंग कर रही अपने किचन में ऊपर के शेल्फ से अचार को निकालने के लिए. So दृष्टि she is struggling to take down a pickle jar which is at the top most section of shelf. Grandfather, be careful, it may fall down and break. डिस्टी, नो आई एम टेकिंग डाउन अ प्लास्टिक जार, इट वोंट ब्रेक. तो अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए. दृष्टि नाम की एक लड़की थी जिन्होंने किचन से एक पीकल का जार ऊपर के शेल्फ से लेने की ट्राई कर रहे थे. उनके एकदम ग्रैंडफादर आके बोले बी केयरफुल, इट मे फॉल एंड ब्रेक डाउन, ये गिर के टूट सकता. तो दृष्टि बोले नो ग्रैंडफादर, ये तो प्लास्टिक जार है, ये तो ब्रेक नहीं होगा. तो जब दृष्टि को एकदम रियलाइज़ हुआ कि ग्रैंडफादर सोच रहे हैं कि ये जो जार है क्ले, पहले चीनी की मिट्टी से बनाते थे, उसका बने हुआ है ओल्डन डेज में. नाउअडेज प्लास्टिक का जार हम लोग पीकल प्लास्टिक में रख रहे जो अनब्रेकेबल रहता. तो फिर बाद में दृष्टि सोचे चलो एक एक्टिविटी करेंगे. हम उस एक्टिविटी में देखेंगे कि कौन से चीज़ें पहले यूज़ होते थे और वो रिप्लेस हो गए अलग उससे. तो लिसन केयरफुली एंड लुक एट द टेबल. देखिए जैसा आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल में यूजुअली 3 कॉलम्स है. टेबल का नाम है टेबल 1 नाम से. इसमें 3 कॉलम्स क्या है, एक कॉलम में आर्टिकल्स और एक्टिविटीज़ है, सेकेंड कॉलम में आर्टिकल्स और मटेरियल यूज 30 to 40 ईयर्स अगो, यानी 30 से 40 ईयर्स बैक जो मटेरियल्स का यूज़ होता वो मटेरियल्स बताए जा रहे हैं. आर्टिकल्स मटेरियल यूज टुडे. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के दिया हुआ है, जैसा कि कंटेनर फॉर स्टोरिंग पीकल फर्स्ट है, उसके बाद पैकिंग, फूड फॉर जर्नी, वाटर पाइप इन द हाउस, हेयर कॉम, वेजल्स फॉर कुकिंग फूड और फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, फ्यूल्स यूज इन ट्रेन इंजन, लगेज फॉर कैरिंग क्लोथ, वाटर बकेट्स, पेल्स, वाटर स्टोरेज इन हाउस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ज्वेलरीज, फर्नीचर. इन फर्नीचर वी हैव लाइक चेयर्स एंड कॉट्स. अब देख सकते हैं कि जो 30 to 40 ईयर्स बैक था यहाँ पे क्ले जार यूज़ होते थे, आज क्या यूज़ हो रहे हैं, प्लास्टिक जार. सेकंड में पैकिंग फूड फॉर जर्नी, तो प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स आज हो रहे हैं, पहले क्या रहते थे, मेटल के टिफ़िन बॉक्स रहते थे. तो वैसे वाटर पाइप इन हाउस, पहले क्या यूज़ होता था, यानी कि कैस्ट आयरन का रहता था, बीड बोलते हैं हम उसको. आज की तारीख में क्या यूज़ हो रहा, प्लास्टिक यूज़ हो रहा. हेयर कॉम पहले आपको वुड यानी कि लकड़ी से बनाए जाते थे, आज की तारीख में क्या हो रही, प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से बना रहे हैं. तो ये पूरे चेंजेस हुए हैं. ये जो बॉक्स है आपको अपने से फील करना है, जो मैं आपके स्क्रीन पे बॉक्स लगाया हूँ. ठीक है, थोड़ा सा उसमें फील भी है, बाकी का आपको अपने ओन से करना है. नाउ लुक एट मी. फ्रॉम द एक्टिविटी 1 यू हैव long list of material, some of them like wood, metal, iron, silver, gold, etc. were used 10 years, 50 years and even 100 years ago. Do your grandparents remember using plastic when they were young? Now think and write the answer. अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा, जो आप बॉक्स फिल करें उसके अंदर कई सारे चीज़ें आपने वुड का यूज़ किया होगा, मेटल का यूज़ किया होगा.
तो ये वुड या मेटल आज से 10 ईयर्स बैक या 50 ईयर्स बैक या 100 ईयर बैक यूज होते थे। सो नाउ ए क्वेश्चन अराइज फ्रॉम यू, आपकी तरफ से क्वेश्चन उठेगा टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके दादा दादी नाना नानी हैं उनको, कि जब वो जवान थे यानी कि यंग थे तो उनके ज़माने में प्लास्टिक यूज़ होता था क्या? अगर प्लास्टिक यूज़ होता था तो किस चीज़ों में वो लोग प्लास्टिक का यूज़ करते थे? नाउ थिंक एंड राइट द आंसर। अब थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको बोलने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस आप ना सोचना है और आंसर लिखना है उसका। क्वेश्चंस देखिए, हाउ मेनी ऑफ दिस मटेरियल वर अवेलेबल 10 ईयर्स अगो? जितने भी मटेरियल्स अपने पास ये बॉक्स में हम फिल करें, 10 साल पहले कितने थे, 50 साल पहले कितने थे, और 100 ईयर्स बैक कितने थे? इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लाइक योर एल्डर्स। आप अपने बड़ों से मदद लेके ये एनालाइज कीजिए। एनालिसिस बहुत सिंपल एंड फाइन है स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स। हमने जो बॉक्स फिल किया था वो बॉक्स जो हम फिल करें उसके अंदर 10 ईयर्स ओके एंड 50 ईयर्स 100 ईयर बैक्स कौन से आइटम्स यानी कि अवेलेबल रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो जैसा ही आप एनालाइज करेंगे, एक डेटा बनाएंगे कि 10 ईयर्स 50 ईयर्स और 100 ईयर बैक्स जो आपको मटेरियल्स अवेलेबल रहे हैं जो आज आपको दिख रहे हैं, तो उसमें से कुछ ये रहते हैं। आप देखिए, यू फाइंड दैट सम मटेरियल सच एज वुड एंड गोल्ड that are used today were also used even thousands of years ago, but other like plastic are of recent origin. The progress in the science and technology gives us new products every day. The branch of science which deals with materials is called material science. देखिए, अब आपको जैसा आप 100 ईयर्स या फिर 50 ईयर बैक्स देखेंगे तो उसमें 2 थिंग्स आपको किसी हाल में अवेलेबल रहेंगे जो आज भी है और 100 साल पहले के भी थे। उसमें से एक है वुड, ठीक है, एक लकड़ी है, और एक है गोल्ड। गोल्ड इज नथिंग बट आप कह सकते हैं मेटल का एक हिस्सा है, ठीक है, ये 2 चीज़ें। साथ ही साथ जो हमारी यानी कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है हमारा रिसेंटली इन्विटेशन है, यानी कि बिल्कुल रिसेंट ओरिजिन कहते हैं, अभी अभी इनवाइट हुआ, अभी अभी इसका मतलब ये स्टार्ट होके भी आई थिंक हमको 20 ईयर्स बैक हो गया होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं वो हल्लू हल्लू आते। तो एक साइंस है, साइंस का ब्रांच है जो मटेरियल से यानी कि डील करता, उसको हम बोलेंगे मटेरियल साइंस, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या है आपको 1 मार्क्स में कभी पूछ सकता, तो ये आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ तक आपने समझा कि हमारा, अब आप बोलेंगे सर आप लेसन का नाम क्या की बोल रही और पढ़ा रहे क्या की। तो ये हम जो कोल एंड पेट्रोल लेसन है इसमें हम थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस, ये जो हमारा लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम, इसका मीनिंग तो ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स आप बोल रहे होंगे सर नहीं समझे। कोल कहते हैं कोयले को, और पेट्रोलियम द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द पेट्रोल, पेट्रोल और उसके पूरे प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो अब इस लेसन का इस थिंग से, ये आर्टिकल्स या फिर इस चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम एक टॉपिक देख लेंगे, सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल्स है हमको कहाँ से हासिल होते, कौन सा मटेरियल किधर से हमको आएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ मटेरियल्स, so we know that we get wood from trees. Do you know that we get metals like iron, copper from their ore? Which material is used to make plastic or glass? Do you remember reading about the petrochemicals in chapter on synthetic fiber and plastic? How do we obtain various materials? Table 2 gives some answers. After looking at table 2, you find that the material used early was obtained from soil, clay, water, ore, etc. Soil, water and air were not only source of material earlier but also source of energy. Now plastic has replaces many materials used early. Petrochemicals are used for making plastic. Many material that we use for different purposes today comes from various sources present in nature. Therefore soil, water, air, petrol etc. are called natural resources. चलिए यहाँ पे सोर्स ऑफ मटेरियल में हम थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले वुड जो रहती है हमारे पास यूजुअली कहाँ से आएगी, ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स ट्रीज से आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेटल्स की बात करेंगे, तो मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर एक ओर रहता, ठीक है, अर्थ CRUST क्रस्ट में ओर्स रहते, उस ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे या निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे होता है प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक
एंड ग्लास, GLASS, ग्लास कहाँ से आता, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी विल गेट। तो ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आपको मालूम होना चाहिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था, 3rd चैप्टर, जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो उसमें हमने देखा था कि जो प्लास्टिक होता है यूजुअली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनाया जाता है या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनता है, और ग्लास है हमारा मिट्टी से, सॉइल से बनाते, रेती वगैरह से बनाया जाता। और कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वो कुछ चीज़ों में क्या क्या है, ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इसको ज़रा हम ग्रीन मार्कर से लिखेंगे क्योंकि हमेशा से थे, हमेशा रहना है, तो ग्रीन अच्छी साइन है उसके लिए। क्या है वो बोलिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। एक ये है सॉइल, ठीक है, एक है हमारे पास वाटर, और एक है एयर, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा से थे और हमेशा इनको रहना ही रहना है। और उसके साथ साथ हम सॉइल से कुछ क्लेस भी निकाल ले सकते हैं, और हमारे पास सैंड भी हमारे पास सॉइल से आता है, यानी सॉइल का एक बहुत बड़ा रोल है। इवन हम ये चीज़ें हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो यानी कि नेचुरल रिसोर्स में आएंगे, लेकिन हमेशा से थे, हमेशा रहते या नहीं रहते उसकी गारंटी नहीं है, बट दे आर कम अंडर नेचुरल रिसोर्स। वो कौन सी चीज़ें हैं, कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस, 1 या 2 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आप बोल सकते द नेचुरल रिसोर्सेस वी हैव लाइक सॉइल, वाटर, एयर, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। इतने 5 चीज़ें। इसके अलावा भी विंड है, विंड भी हमारी नेचुरल रिसोर्स, यानी एयर का और एक मतलब क्या होता, विंड हो सकता वो, ठीक है। विंड जाके आपको टाइड में भी बदल सकती, हवाओं का इस फॉर्म है ना विंड और टाइड, तो ये पूरे नेचुरल रिसोर्स में है। अब मैं एक टेबल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता हूँ, उसमें कुछ मटेरियल्स रहते हैं और प्रिपेयर कैसा हुआ वो आपको बतलाया जाता, ठीक है ना। होप एवरीवन इज सीइंग लाइक टेबल 2। जैसा कि आप टेबल 2 में देख सकते हैं, एक आपको कॉलम बताया गया है मटेरियल का, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट आपके कॉलम में बताया गया है हाउ इज इट ऑब्टेन, यानी ऑब्टेन कैसा होते। मटेरियल्स में हम आपको 5 टाइप के यहाँ पे मटेरियल्स दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन यू लाइक इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। जैसा आप देख सकते ग्लास है, ग्लास कैसा प्रिपेयर होता है या फिर कैसा ऑब्टेन होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाई मेल्टिंग सैंड विथ अदर मटेरियल्स एंड देन कूलिंग इट रैपिडली, यानी कि मेन जो हमारे पास यानी कि रॉ मटेरियल है ग्लास को ऑब्टेंड करने के लिए वो है सैंड। सैंड यानी सैंड और सॉइल, जो मट्टी रेती रहती वो है। इस रेती को क्या करेंगे, कुछ मटेरियल्स में मिला के उसको कूल करेंगे तो हमारा ग्लास बनेगा। नेक्स्ट है क्ले। क्ले कैसा बन रहा, बाय मिक्सिंग द मिनरल कैलोनाइट विथ वाटर, यानी कि एक मिनरल है, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता, उसको पानी से मिला देंगे, मिला के चिकना पेस्ट करेंगे, एक स्मूथ पेस्ट रहता है वो, उससे आप जो बनाएंगे क्ले रहता। नेक्स्ट है वुड। वुड तो आपको पता है फ्रॉम ड्राई अप ट्रीज, जो सूखे हुए झाड़ा हैं। सूखे हुए झाड़ा क्या सर, अच्छे खासे कच्चे झाड़ों को भी काट के लकड़ियाँ अलग करके धूप में सुखा दे रहे हैं, हो गया 2-4 दिन में। ओके, तो बात क्या है, जो वुड्स जो है वो आपको ट्री से आएगा मेन। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक आपको मिलेगा फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उससे मिलेगा। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आपको आएंगे फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर, जो भी उनका रेस्पेक्टिव ओर रहता उससे आपको मेटल्स आ जाते हैं, ओके। होप यू हैव सॉ टेबल 2। टेबल 2 आपने देख लिया होगा। मेक श्योर ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं आपको शायद बोलना भूल गया हूँ, टेबल 1 जो मैं आपके स्क्रीन पे लगाया था, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कोल एंड पेट्रोल। डालने के बाद जो एक्टिविटी 1 की एक हेडिंग डाला था मैं, आइडेंटिफाई मटेरियल, वो हेडिंग डाल के टेबल 1 पूरा ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट आपको टेबल 2 ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपको 2 साइड हेडिंग लिखना है, वो टेबल 1 और टेबल 2 को ड्रॉ करने के बाद एक साइड हेडिंग आपने लिखना है मटेरियल, ओके, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस किसे कहते हैं, फर्स्ट साइड हेडिंग। दूसरी साइड हेडिंग आपको लिखना है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये दोनों ही मैं आपको अभी बोल दिया था, ये दोनों साइड हेडिंग लिख के उसका आंसर लिखना। लिखने के बाद नेक्स्ट आपको आना है नेचुरल रिसोर्स में एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, ऐसा जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। तो अब थोड़े सवालात उठाता हूँ मैं। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की जो अहमियत है और उसकी ज़रूरत है उसके ऊपर हम कुछ सवालात उठाएंगे। पहला सवाल रहेगा, विल द अबव रिसोर्सेज बी अवेलेबल फॉर एवर।
Won't we even run out of air? Won't we even run out of water? Can these resources be exhaustible by human activity? Do we have unlimited supply of coal and petroleum? यहाँ पे जो सवाल थे वो आपने इंग्लिश में सुना, थोड़ा हिंदी में समझेंगे। पहला सवाल ये हो रहा कि ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है हमेशा के लिए अवेलेबल रहते, क्या फॉर एवर अवेलेबल रहते। सेकंड क्वेश्चन है कि एयर जो रहती है वो क्या कभी भी रन आउट नहीं होती, यानी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वाटर कभी भी ख़त्म नहीं होता। ह्यूमन एक्टिविटी जो भी इंसानों के क्या बोलते आमाल है, उनके कामा है, उसकी वजह से क्या ये नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कुछ इफेक्ट होता क्या। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल और पेट्रोल इसका अनलिमिटेड सप्लाई है, यानी कि कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकता कोल और पेट्रोलियम। तो देखिए इसका आंसर देखिए, दो किस्म के रिसोर्स रहते नेचुरल में, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट का मीनिंग आप समझ सकते हैं, जब कोई भी थक गया तो बोलते आई एम एग्जॉस्ट बोलते, आई एम टाइड बोलते। टाइड यानी थकना, एग्जॉस्ट भी थकना। ये मेन हमारी उर्दू या हिंदी में आता है उसका मतलब। तो एग्जॉस्ट बोले तो एक पॉइंट पे आएंगे बोलना, यानी 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल 1000 ईयर पे आके वो लोग रुक जाएंगे। अब उसके बाद हमको वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। उस टाइप के रिसोर्स को हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स एक 1 लाख ईयर्स भी हो गए तो वो अवेलेबल रहता ही रहता है, तो वो हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो ये हमारे कुछ रिसोर्स है। अब आपको कुछ फैक्ट्स है वो हम देखेंगे। डू यू नो, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा डू यू नो लिखा हुआ है इस पे, विंड माइल्स। विंड इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सैली बोट एंड सैलिंग शिप हैव बीन यूज विंड पावर since thousands of years. Windmills were used to grind corn and to pump seawater to make salt. Some energy sources like air and water are not exhaustible on usage, hence these are called inexhaustible resources. Coal and petroleum etc. are the energy sources which are exhaustible on usage. If this situation continues in the future, we might have to depend on the solar energy. Is wood an inexhaustible resource? Think about using wood for making furniture. What happens if all the forests are cut down and wood is used for various purposes? जो मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे लगाया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आया होगा। इसमें एक डायग्राम बताया गया था विंड माइल्स का। तो विंड माइल्स के डायग्राम में आपको बताया गया था कि विंड एनर्जी का हम बहुत बड़ा यूज़ करते, जैसा कि समंदर सी में से वाटर को पंप करने के लिए करेंगे और साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए करेंगे। तो इसमें दो चीज़ों का डेफिनेशन दे दिया गया है, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। कुछ रिसोर्स रहते हैं जैसा कि हमारे पास एयर है, वाटर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। इस टाइप के रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा AIR, एयर एंड वाटर, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन कुछ रिसोर्स है जैसा कि कोल एंड पेट्रोल है, ठीक है, ये एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे। नेक्स्ट आपको सवाल पूछा गया, वुड जो होता है लकड़ी, वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। अगर हम सारे जंगल को काट के लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर्स या होम घर बनाने में करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे सवाल सिंपल है स्टूडेंट, ऑल द व्यूवर्स। आपको तो पता है एक झाड़ को अगर उगना है तो यूजुअली उसको 30 ईयर्स तक लग जाते हैं, लेकिन वो एक झाड़ का आपको कुछ बनाना है तो वो हो जाएगा 3 डेज़ के अंदर। तो आप टाइम पीरियड समझ सकते हो, होप यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड्स। एक झाड़ को अच्छे से मतलब उगना बोलता ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत 2-3 साल में इतना हो गया झाड़ लकड़ी काम आती, नो। झाड़ों का पेड़ कम से कम उसका जो डायमीटर है अच्छा होना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक फर्नीचर्स एंड हाउसेस। अगर आप घर और फर्नीचर बना रहे हैं तो लकड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डायमीटर। तो 30 साल लग जाते एक ट्री को अच्छे से ग्रो होने तक, लेकिन उसको कट करके प्रोसेसिंग कर देंगे नियरली 3 डेज़ में। तो आप देख सकते रेशो कितना है। तो इस सूरत में हमको करना क्या पड़ेगा कि क्योंकि वुड भी एक ज़रूरत है, ह्यूमन नीड है वुड, कई सारे चीज़ें वुड के बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमको चाहिए कि अगर हम कुछ एरियाज फार्मिंग का रख लेंगे कि ये एरिया को हम मार्क कर देंगे, ये एरिया को हम 10 ईयर्स तक टच नहीं करेंगे, उसमें पूरे ट्रीज़ को ग्रो कराते रहेंगे। फिर नेक्स्ट एरिया मार्क करेंगे, 10 ईयर्स तक वो एरिया को टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हुआ करने, एज पर माई व्यू
मेरे व्यू के हिसाब से अगर हम एरियाज को बैलेंस करते हुए आगे करेंगे तो इट विल नॉट मेक एन प्रॉब्लम। उसका और एक रीज़न बोल सकता हूँ मैं, जैसा कि आपको पता है एज ऑन टुडे लाइक नवंबर 2020 हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है वो हो जाती है करीब 130 करोड़ के आसपास, लेकिन ये 130 करोड़ को फूड आ रहा है। हाँ, ये बात और है कि हमारे इंडिया में थोड़ा सा गरीबी है, कई सारे लोग भूखे सोते हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जैसा आप हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास लोग, यूजुअली 3 टाइम्स हम ईट करेंगे यानी फूड कंज्यूम करते हैं, अच्छे से नॉर्मली रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट बैलेंस कर रही होगी। तो मेरे हिसाब से वुड की अगर बात करेंगे, सारे जंगल अगर हम काटेंगे तो वी विल नॉट सर्वाइव ऑब्वियसली, बट वी कैन मार्क द एरिया को मार्क करते हुए हम काम कर सकते। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि अब हम कोई घर है अगर उसको रिनोवेट करना चाह रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए हम आपको दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, लाइक 5 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर। जैसा वो रिनोवेट होगा 1 ईयर में हम वापस आ जाए। तो जो फॉरेस्ट है उसको भी मार्किंग करना चाहिए, 10 ईयर के हिसाब से करके कर सकते हैं हम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्यू, आप मेरे ख्यालात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, हम एक एक्टिविटी नंबर 2 बताया गया है जिसमें हमको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक का नाम है लाइक रिसोर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी नॉट ख़त्म, रिसोर्स अबंडेंट रहता है, और एक रहता है रिसोर्स लिमिटेड। तो ये लिमिटेड रिसोर्स क्या है, अबंडेंट रिसोर्स क्या है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। जो रिसोर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लाइक इन एग्जॉस्टेबल आप बोल सकते ये है, और एग्जॉस्टेबल कुछ इस तरीके से है, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। वन मोर थिंग आईड लाइक टू टेल कि अब एक सॉलिड क्वेश्चन हम रेस करेंगे रिलेटेड टू आवर लेसन कोल एंड पेट्रोलियम। वो सॉलिड क्वेश्चन क्या है, सीधा सवाल है, इस पेट्रोल एग्जॉस्टेबल, पेट्रोल क्या कभी ख़त्म हो सकता है, थक जा सकता क्या, उसके बारे में एक छोटा सा ब्लॉग जैसा है आपके यानी कि स्क्रीन पे लगाते हुआ मैं इंग्लिश में एक को रीड कर लूँगा, फिर बाद में ठीक से मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो नाउ लिसन केयरफुल्ली। इस पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल, if we see the history of petroleum production from 1859 to 1969, the total production of oil was 227 billion barrels. In the oil industry, the barrels is the unit for measuring petroleum volume, and 1 barrel equal to 159 liters. 50% of this total was produced during the first 100 year 1859 to 1959, while the next 50% was extracted in just 10 years, like 1959 to 1969. Today our consumption rate of oil is far excess than that of the rate of its formation. Earth takes more than 1000 years to form the oil that we consume in one day. By about 2015, we would have consumed half of the total reserve of the oil. It would become more and more difficult to extract oil in future. उम्मीद करता हूँ आपने पूरा सा मैटर देख लिया होगा मैं जब पढ़ रहा था। तो देखिए अब यहाँ पे बताया ये जा रहा, जो ह्यूमन हिस्ट्री रहती है उसमें हमारे पास जो टोटल थे, यानी कि जो ऑयल था 1859 से 1969 तक, ठीक है, इन 100 ईयर में क्या है 227 बिलियन बैरल्स क्या है प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम को मेज़र किया जाता बैलर के हिसाब से मेज़र किया जाता, और यहाँ पे 1 बैलर का जो यानी कि मेज़रिंग यूनिट आप कह सकते हैं, तो 1 बैलर यूजुअली आपको रहता 159 लीटर्स का रहता है, लीटर्स का एक यूनिट रहता है। तो इसमें आपको बताया गया कि 50% हमने फर्स्ट 100 ईयर में यूज़ कर लिया था, बाकी के 50% 10 ईयर में यूज़ कर लिए, और आज हमारा जो ऑयल का कंजम्पशन का रेट है बहुत फार एक्सेस है, बहुत तेज़ हो रहा। यहाँ पे एक यानी कि हमारे एक डे में यानी 1 डे में हम जो ऑयल का यूज़ करते हैं तो हमारे अर्थ को नेचुरली फॉर्म होने में उसको 1000 ईयर से भी बढ़ के होंगे, यानी कि मोर। तो इस तरीके का, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आगे जो वक्त है, आने वाला वक्त, इसमें हमको जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ मैं कि पेट्रोल एक वक्त आएगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वैनिश होगा वैसा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो उसकी कीमत है इतनी ऊंची हो जाएगी कि एक आम इंसान
उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, उसके बाद कुछ और हमको ऑल्टरनेट यूज़ करना होगा हमारे ऑटोमोबाइल्स को लेके। नाउ आई विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन वर्ड, एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। उम्मीद करता हूँ जो पार्ट पे मैं बोर्ड का लिखा रहा हूँ वो आपको ठीक से दिख रहा होगा। वो वर्ड देख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल इज नथिंग बट coal and petroleum is a fossil fuel, and this fossil fuel comes under the category of exhaustible resource. Now one question arise, if this completely exhaust, अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्स है फ्यूचर में क्या हो सकते? तो हमारे पास जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है उन्होंने एनर्जी पे काम किया है, और वो एनर्जी यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है हमारे पास, जैसा कि फॉसिल फ्यूल से यूज़ होते। प्रेजेंटली जो है 10% ऑफ हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हो रहे हैं। जैसा कि अब आपको बोलता हूँ एक एनर्जी, फिर यहाँ पे भी सर ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या है? फास्ट हो जाता अपने को काम, दो यानी कि जो रेट ऑफ उसका टाइम का जो रेट है वो तेज काम कर लेते जाता। नॉन कन्वेंशनल में हमको थोड़ा टाइम भी लगता, प्रोसेसिंग भी रहता। जैसा कि अब मैं आपको बोलूँगा कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही। नेक्स्ट आपको बोलूँगा एक सोलार रूफ है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही। लेकिन सोलार रूफ से इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए बहुत सारी हमको लाइट एनर्जी यानी कि सनरेज होना पड़ता। फिर वो जो सोलार एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो नीचे स्टोर होगी बैटरीज में, फिर बैटरीज से मेन को कनेक्ट होती, मेन से कनेक्ट होने का सप्लाई होता। वही अगर हम पेट्रोल डाल के जनरेटर चलाए, जनरेटर में डायरेक्टली क्या होता, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती हो के आपको मेन को आ जाती। मेन को आने के उसको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं रहती कुछ खासा। हाँ, इन सम केसेस बैटरी अगर आपको जो पावर अप डाउन कंट्रोल करना है तो लेते, लेकिन जैसा ही हम पेट्रोल डालेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपका वर्क स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप सोलर रूफ लगाओगे तो क्या सेकंड्स में आपका काम हो सकता है? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो, हमको थोड़ा सा टाइम लगता। तो लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये बताया जा रहा, जिस वक्त हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको आना पड़ेगा हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पे, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड है, एक्सेट्रा है। अब ये विंड एनर्जी क्या रहती सर? विंड एनर्जी क्या रहती? विंड की भी अपनी खासियत है, एक इम्पॉर्टेंस है। वो एनर्जी रहती है, वो कैसा होती देखो, आप लोग कभी देखे होंगे बड़े बड़े फैंस के जैसा लगा देते, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा। ये फैंस को कहाँ लगाते? बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, ऑन दी सर्टेन हाइट, या फिर ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोई रहता नहीं, ओपन एरिया पे लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली हवा से फिरते रहता फैन। तो अब देखिए आगे क्या होता, जब ऑटोमेटिक हवा से फ़ैन फिरता है, वो फ़ैन से हम यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते। तो अब आपको तो पता है आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी क्या था पता नहीं था, इवन लोग जिंदा भी रहते थे, सर्वाइव रहते थे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर। लेकिन आज की तारीख में हम नेचुरली हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी जब भी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ही चल रही थी। लेकिन आज की तारीख में एज़ पर माई व्यू कि इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती, मरना तो दूर की बात है, उन्हें मरने से भी अलग हो जाती, क्योंकि द जनरेशन एंड द टाइम वी आर कम अक्रॉसिंग। अब जैसा कि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्जिंग करना है तो मेरे को करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे ही आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, यहाँ पे माइक लगे हुआ है, माइक कनेक्ट होगा कैमरे को, ठीक है। माइक के बीच में एक बैटरी रहती है, फिर उसको चार्ज करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिक करंट पे जाना पड़ेगा। फिर ये जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही, एक मेमोरी कार्ड रहता है, उससे मैं निकालूंगा, निकाल के सिस्टम या लैपटॉप पे डाल के उसको एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तब जाके आपको ये वीडियो होगा। तो अब इस प्रोसेस में कितने जगह आप सोच सकते कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी आज के एज ऑन टुडे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट तो कर सकती, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मुश्किलात आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगी उसकी ज़िंदगी, ठीक है। ये आपका यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हमको मेनली ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते, कोल एंड पेट्रोलियम से भी रिलेटेड बहुत सारे हम एनर्जीज रिसोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बायोफ्यूल्स या बायोडीजल्स। अब बायोडीजल्स कहते किसे हैं? अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑयल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम से, क्या हम झाड़ों से या फिर इंसान की, नॉट इंसान, ह्यूमन तो नहीं हो सकता, ट्रीज या फिर हम एनिमल्स के यानी कि
फैट से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके क्या कुछ हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, यानी वो पेट्रोल तो हम एग्जैक्टली बना नहीं सकते, लेकिन पेट्रोल से मिलते जुलते प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसा कि डीजल है, केरोसिन है, कुछ इस तरीके के चीज़ें फॉर्म होते क्या। तो इसका आंसर मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, वो लगाते हुए थोड़ा सा हिंदी में समझा भी देता हूँ, उसके बाद हमारा सेशन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आज का फर्स्ट सेशन हमारे 7th लेसन का। All the students and viewers, as you are seeing a image on screen, in that there is a matter given in English. I will going to read this matter. After that, I will going to explain in our own Hindi language. Biodiesel and alternative fuel source. Biofuels are one of the major non-conventional energy resource. They are non-toxic and renewable. Biodiesel is one of the biofuel which is an alternative or additive fuel source to the standard diesel fuels which is used now. It is made from the biological ingredients instead of petroleum or crude oil. Biodiesels usually made from the plant oil or animal fat. Through a series of chemical reaction, it is safe and can be used in diesel engine. But biodiesel required more cultivatable land which may affect shortage of food production in future. जैसा आपके स्क्रीन पे जब मैं ये रीड करते वक्त मैटर भी लगा दिया था, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा, जो बायोडीजल है एक मेजर रिसोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, और इसके अंदर 2 प्लस पॉइंट ये है कि ये नॉन टॉक्सिक रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई जहरीले चीज़ें नहीं रहते, और साथ ही साथ रिन्यूएबल रहता है, यानी कि इसको बार बार हम यूज़ कर सकते। उसके साथ साथ बायोडीजल क्या है, एक उससे हम बायोफ्यूल भी बना सकते, जो एक अल्टरनेटिव या फिर एडिटिव फ्यूल सोर्स रहता, यानी कि कोई चीज़ को हम सपोर्ट करना है, जैसा कि अब मेरे को आपको पढ़ाना है तो एक मार्कर मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे देख रहे थे बायोफ्यूल्स के बारे में, कि ये एक ऐसी वन ऑफ दी मेजर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, और इसके अंदर ना टॉक्सिस रहता, ना ही ये रिन्यूएबल रहती। बायोडीजल आपका एक फ्यूल है जो एक अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, यानी कि साथ जो रेगुलर फ्यूल्स के। जैसा कि एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो जैसा कि मेरे पास मार्कर्स है, तो मैं एक मार्कर से पूरा लिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ दूसरे और मार्कर्स भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते। और ये बायोफ्यूल मेनली एनिमल और प्लांट से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता उससे बनाया जाता। ये सारे चीज़ें आपके स्क्रीन पे थे, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन। काफ़ी है आज के लिए इतना, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। यू आर वॉचिंग अहलेबैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड lecturer in this organization. Thank you.